अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो सब्जेक्ट देखेंगे वो है क्रिमिनल प्रोसीजर के हवाले से CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो इसमें दो चीजें हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर है और मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है। तो स्टूडेंट्स, प्रोसीजर सबसे अहम चीज प्रोसीजर है कि हम 2 साल सब्सटेंटिव लॉ पढ़ते हैं, बुनियादी कानून पढ़ते हैं, पार्ट 3 में हम प्रोसीजर पढ़ते हैं। अच्छा वकील वो होता है जिसकी प्रोसीजर पर कमांड हो। सब्सटेंटिव लॉ तो एक आम शख्स को भी पता होता है, लेकिन जितनी ज्यादा प्रोसीजर पे कमांड होगी उतना ही ज्यादा आप इस प्रोफेशन में कामयाब होंगे। तो आज जो सब्जेक्ट है हमारा, उसमें हम सबसे पहले देखते हैं द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 ज़ाब्ता फौजदारी क्रिमिनल प्रोसीजर। तो जो हम PPC पढ़ते हैं, पाकिस्तान पीनल कोड, वो एक सब्सटेंटिव कानून है। उस कानून में सजाओं का तायन कर दिया गया है। अब उन सजाओं के हवाले से डिटरमिन करना कि आया इसने ये जुर्म किया है या नहीं किया है, उसका जो तरीका है वो इस प्रोसीजर में मौजूद है। प्रोसीजर बनाना कोई आसान काम नहीं है कि ये जो प्रोसीजर बना हुआ है, किसी भी किस्म का क्राइम है, अगर इस प्रोसीजर को फॉलो किया जाए तो उससे डिटरमिन हो जाता है कि ये क्राइम किसने किया है। प्रोसीजर ट्रायल क्या है? जुर्म की तहकीक करना कि आया ये जुर्म उसने किया है या नहीं किया। तो जब किसी जुर्म की तहकीक की जाती है तो तब पता चलता है कि ये जुर्म उसने किया है या नहीं किया। ये निजाम के लिए बहुत जरूरी चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंस है कि हमारे पास ऐसे टूल्स होने चाहिए जिससे हम तहकीक करें कि आया ये जुर्म हुआ है या नहीं हुआ। अगर उसने जुर्म किया है तो उसे सजा दें। सजा का कॉन्सेप्ट क्या है? ताकि उसका रवैया तब्दील हो। अगर क्राइम करता है उसे सजा देंगे, इन फ्यूचर वो क्राइम ना करे। सजा देने का मकसद किसी को अजियत देना नहीं है। सजा देने का मकसद यह है कि उसका रवैया तब्दील हो। और अगर उसने जुर्म नहीं किया तो वो बाइज्जत बरी हो। तो कितनी अहम बात है ये कि अगर किसी ने जुर्म नहीं किया और उसको सजा हो जाती है तो उसके मुआशरे पर क्या असरात होंगे, और अगर किसी ने जुर्म किया है और वो बरी हो जाता है तो उसके मुआशरे पे क्या असरात होंगे। तो उसमें इन टूल्स को यूज करना पड़ता है। ये तरीकाकार है, इसमें तहकीक होती है, प्रोसीजर के स्टेप्स बने होते हैं और उससे डिटरमिन होता है कि आया इसने जुर्म किया है या नहीं किया। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे कि इन डेफिनेशन से हमें पता चलेगा कि इस सब्जेक्ट में क्या हमने पढ़ना है, क्या देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे जुर्म, ऑफेंस। क्या आपको पता होना चाहिए ऑफेंस किसको कहते हैं? ऑफेंस के हवाले से एक पब्लिक राइट होते हैं और एक प्राइवेट राइट्स होते हैं। पब्लिक राइट वो होते हैं जो मुआशरे के खिलाफ जुर्म, कि एक शख्स जब जुर्म करता है तो वो एक फर्द के खिलाफ जुर्म नहीं होता, उससे पूरा मुआशरा मुतासिर होता है। इसी वजह से स्टेट उसमें पार्टी होती है। इसका हम अगर बैक पर जाए तो पुराने जमानों में जब हुकूमतें नहीं होती थी, कबीले होते थे, तो जो कबीले का हेड होता था वो कबीले के किसी शख्स को मर्डर किया जाता था तो वो उसका बदला लेता था। इसी तरह अब हमारी रियासत है, जब हम इस मुल्क में रह रहे हैं तो हमारी रियासत का सरबराह सदर होता है। कोई भी कानून होता है उस पर रियासत का सरबराह दस्तखत करता है, उसके पीछे फिर कानून की ताकत का मतलब रियासत की ताकत उसके पीछे आ जाती है कि रियासत उसे इन्फोर्स करती है। ये अदालत में मामला आ रहा है, पुलिस देख रही है, ये क्या है, ये FIR दर्ज होती है, ये क्या है? ये रियासत की ताकत है। एक शख्स जस्ट इन्फॉर्म करता है और कानून हरकत में आता है और मामलात होते हैं, ये सब क्या है? रियासत की ताकत।
अब हम जुर्म की डेफिनेशन पढ़ेंगे। सेक्शन 4 मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी में जुर्म की तारीफ इन अल्फाज में की गई है, ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग in force. It also include any act in respect of which a complaint may be under section 20 of a Cattle Trespass Act 1871. लफ्ज जुर्म से मुराद हर वो फेल और तर्के फेल है जो किसी नाफिजुल वक्त कानून के तहत लायक सजा है। इनके अलावा इसमें वो फेल भी शामिल है जिसकी निस्बत कानून मुदाखलत बेजा कानून मवेशियां 1871 की दफा 20 के तहत कोई नालिश की जाए। तो जुर्म क्या है? फेल और तर्के फेल। कानून में ये डिफाइन कर दिया जाता है कि ये चीज आपने करनी है, ये काम नहीं करना। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं कि पहले रिकवरी मतलब कोई चेक डिसऑनर हो जाता था तो उसके लिए रिकवरी सूट किया जाता था। उस मामले को प्राइवेट मामला, जाती मामला तस्वर किया जाता है। जो प्राइवेट मामले होते हैं वो दीवानी अदालत में जाते हैं, और जो ऑफेंस से रिलेटेड मामले जो पीपीसी में डिक्लेयर्ड ऑफेंस है उस हवाले से जो मामले हैं वो क्रिमिनल मैटर्स में आते हैं। सीआरपीसी के प्रोसीजर के तहत उनको ट्रायल किया जाता है। तो वो सिविल मैटर था। तो जब देखा हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, लोग पैसे खा जाते हैं, अदालतों में अपील दर अपील मामला चलता रहता है, एक डिस्करेजमेंट हुई। कानून क्या है बुनियादी तौर पे, चाहे क्रिमिनल है चाहे सिविल है, बुरे रवैयों को कंट्रोल करने का नाम है। तो वो एक रवैया बना। तो हमारे लेजिस्लेटर्स ने कानून बनाना लेजिस्लेटर्स का काम है। उन्होंने उसी को 489F के तहत पीपीसी में शामिल कर दिया। जब पीपीसी में शामिल कर दिया तो वो एक ऑफेंस डिक्लेयर हो गया। तो जब चेक डिसऑनर होता है तो उसके खिलाफ एफआईआर होती है, तो वो अरेस्ट होता है, उसे बेल करानी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स के ऑफेंस जो है वो हमारे सोसाइटी में जो भी ऑफेंस है उसका जो ट्रायल होगा वो सीआरपीसी के तहत होगा, ऑफेंस का ट्रायल। अब हम ये देखते हैं कि मजमूए ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जुर्म से मुराद ऐसा फेल है जो मजमूए ताज़ीरात, ये अरबिक वर्ड है, अरबिक और फारसी के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। पहले जमाने में ये ज़बानें बहुत अहम थी। उर्दू एक ऐसी ज़बान है इसमें अरबिक के वर्ड्स भी होते हैं और फारसी के भी होते हैं। ताज़ीरात सजा, मजमूए ताज़ीरात पाकिस्तान पीपीसी, पाकिस्तान पिनल कोड के तहत काबिल सजा और काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस हो। कोई भी ऐसा फेल जिसका करना जरूरी हो और ना किया जाए, और जिसका ना करना जरूरी हो किया जाए, और ऐसा फेल या तर्के फेल किसी नाफिजुल वक्त कानून के तहत काबिल जुर्म हो, जुर्म कहलाता है। जुर्म की तकमील के मराहिल के जुर्म जो है वो क्या होता है, उसके तकमील की क्या मराहिल होते हैं। तो सबसे पहले चीज जो उसकी तकमील में होती है वो होती है नियत करना। सबसे पहले इंसान नियत करता है कि मैंने ये मर्डर करना है या मैंने ये चोरी करनी है, डकैती करनी है। उस लेवल पर उसकी सोच बदल जाए तो वो जुर्म खत्म हो जाता है। तो हमारे जो ये इस्लाही इदारे हैं, ये लोगों की जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको पॉजिटिव थिंकिंग में तब्दील करते हैं। ये भी खिदमत खल्क है। हमारा मजहब हमें नेगेटिव थिंकिंग को हमारे खत्म करता है कि किसी का राइट नहीं लेना, किसी का राइट इन्फ्लुएंस नहीं करना। तो पहली चीज है नियत। अगर उसकी जुर्म की नियत बन जाती है तो नेक्स्ट स्टेप वो क्या लेता है, तैयारी। अगर उसने मर्डर करना है तो यकीनन वेपन खरीदेगा या कोई चीज खरीदेगा, टूल जिसके जरिए वो मर्डर करेगा। तो नेक्स्ट, लेकिन इन दोनों मरलों पर पकड़ा नहीं जा सकता। लेकिन तैयारी के मरने पर अगर वो स्टेट के खिलाफ कोई काम कर रहा है और उसकी तैयारी कर रहा है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। तीसरी चीज है अटेम्प्ट, कि जब वो उसने असला खरीद लिया तो वो घात लगाकर बैठ गया और उसने फायर किया, अटेम्प्ट किया, तो ये जुर्म तकमील पाता है। तो मैं जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है कि एक शख्स की नियत भी है, तैयारी भी है। अगर अटेम्प्ट का मौका ना मिले तो जुर्म कम हो। आम आवाम को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर मैं अपनी गाड़ी खड़ी करके आया हूं तो उसमें 2 लॉक्स हैं तो वो दोनों लॉक लगाए जाएं ताकि उसकी अटेम्प्ट आसान ना हो। यूरोप में देखें हमारे लोग जाके जुर्म नहीं करते कि वहां कैमरे लगे होते हैं, वहां पुलिस की विजिलेंस है, वो अटेम्प्ट के मौके नहीं मिलते। तो हमारे लोग सोचते हैं यार यहाँ तो सीधे रास्ते से पैसे कमाए जा सकते हैं,
2 नंबर तरीके से नहीं कमाए, वहां सीधे चलते थे। हमारे मुल्क में अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर खातून अकेली रात को 12 बजे के करीब जा रही है तो वो एक अटेम्प्ट आसान होगी उसके लिए, अगर उसकी नीयत है और उसका मंसूबा है तो आसान हो गई। यह एक अंधेरे वाला रास्ता है, वहां खड़े होते हैं ये लोग, अटेम्प्ट इनको वहां लेते हैं जहां पर इनके अटेम्प्ट हो सके। तो जहां तक अटेम्प्ट का ताल्लुक है कि अटेम्प्ट को रोकना जो है वो जरूरी है। इस अगर अटेम्प्ट के मरहले पर क्राइम को रोकना जो है वो आसान है। अब हम देखते हैं जुर्म, हमने देख लिया कि जुर्म क्या है कानून की नजर में। ऑफेंस कि ऑफेंस वो है कि किसी फेल और तर्के फेल के लिए कोई कानून बना है और वो पीपीसी में है, ऑफेंस डिक्लेयर है, तो हमने अगर उसमें कहा गया तर्के फेल करो तो हमने तर्के फेल करना है, अगर कहा गया ये काम करो तो हमने वो काम करना है। सिविलाइज सोसाइटी वही होती है जो कानून के मुताबिक चले। अब है जी बेलेबल ऑफेंस, जुर्म काबिले जमानत, कि ऐसा जुर्म जो काबिले जमानत हो। जमानत का क्या कॉन्सेप्ट है कि एक शख्स है, उसके ऊपर कोई ऑफेंस है तो वो ट्रायल तो है वो साल चलेगा, 1.5 साल चलेगा, कम टाइम भी चल सकता है। तो इस दौरान वो मुजरिम नहीं है, मुल्जिम है, इल्जाम है उसके ऊपर, तो वो इतने से जेल में क्यों रहे? जमानत का मतलब लोग ये समझते हैं बस रिहा हो गया। नो, जमानत का मतलब ये है कि वो शख्स को उतने अरसे कि जब तक डिटरमिन हो रहा है कि इसने ये जुर्म किया है या नहीं किया है, वो जेल से बाहर अपनी जो एक्टिविटी है वो कर सके। और जब वो डिक्लेयर हो जाता है तो उसको जो सजा है उसके मुताबिक वो सजा भुगतता है। तो कुछ जुर्म जो हैं उनको जुर्म काबिले जमानत कि उन पर जमानत दी जा सकती है, उन पर जमानत दी जा सकती है। बेलेबल ऑफेंस मींस एन ऑफेंस shown as bailable in the second schedule or which is made bailable by any other law by the time being in force। अल्फाज जुर्म काबिले जमानत से मुराद ऐसा जुर्म है जो ज़मीमा दोम शेड्यूल 2 में काबिले जमानत करार दिया है या किसी दीगर नाफिजुल वक्त कानून की रूह से काबिले जमानत ठहराया गया है। जराइम की संगीन या मामूली नौयत को मद्देनजर रखते हुए इन्हें 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इस तकसीम की रूह से हमारे सामने 2 किस्म के जराइम आते हैं, नताइज के एतबार से शदीद नौयत के जराइम और नताइज के एतबार से खफीफ नौयत के जराइम। शदीद नौयत के जराइम नाकाबिले जमानत और खफीफ नौयत के जराइम का मतलब जो खफीफ नौयत शेड्यूल 2 में पीपीसी में शेड्यूल 2 में डिफाइन किया गया है कि कौन से जराइम जो हैं काबिले जमानत है, जो खफीफ किस्म के मामूली लड़ाई झगड़ा है इस तरह, तो उसमें जो है वो बेलेबल ऑफेंस है कि उसमें जमानत दी जा सकती है। क्राइम में मोटिव देखा जाता है, नताइज एक शख्स का जुर्म करने का मोटिव क्या था, जुर्म सेम होता है, मोटिव की वजह से किसी को कम सजा मिलती है और किसी को ज्यादा सजा मिलती है। दूसरा है जी नॉन बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस कि जिन पर बेल नहीं होती। नॉन बेलेबल ऑफेंस मींस एनी अदर ऑफेंस कि जो बेलेबल ऑफेंस के अलावा जो ऑफेंस है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अल्फाज जुर्म नाकाबिले जमानत से मुराद कोई भी दीगर जुर्म है। शदीद नौयत के नताइज के हामिल जराइम नाकाबिले जमानत होते हैं, मसलन कत्ल, डकैती वगैरह के जराइम नाकाबिले जमानत हैं। ऐसे जराइम में मुल्ज़मान को जमानत पर रिहा करने से वाज़ेह तौर पर इनकार किया जाता है। ऐसे जराइम में मुलविस मुल्ज़िम को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो हैं कि जो संगीन नताइज के जराइम हैं, उस पर अदालतें जो हैं उनको बेल नहीं देती हैं, उन्हें जमानत नहीं देती हैं। अब हम देखते हैं कि अलबत्ता अगर ऐसा कोई जुर्म सेक्शन 497 ज़ाब्ता फौजदारी की स्टैट्यूटरी क्लॉजेस में आता है तो ऐसे नाकाबिले जमानत जराइम में भी जमानत पर रिहा किया है कि जो नाकाबिले जमानत जराइम है उसकी ये एक्सेप्शंस है। जो कानून में एक्सेप्शंस रखी जाती है उसका मतलब भी इंसाफ करना होता है कि उन्हें रियायत दी जाती है। एक्सेप्शन जो होती है उस कानून की, एक्सेप्शन से भी पता चलता है इस कानून का क्या मतलब है, कानून की क्या मंशा है, लेजिस्लेटर की क्या मंशा है। तो उसमें जो एक्सेप्शंस हैं वो क्या हैं, अगर मुल्जिम नाबालिग और उसकी उम्र 14 साल से कम हो तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी उसको जमानत दी
जा सकती है। अगर मुल्जिम बीमार या ज़ईफ हो, बहुत ज्यादा बीमार हो, तो भी दी जा सकती है। अगर जुर्म की सजा मौत ना हो और मुसलसल 1 साल से जेल में हो, कि ट्रायल जो है उसका 1 साल में कंप्लीट ना हुआ हो और उसकी सजा मौत ना हो, तो उसको भी जमानत पर रिहा किया जा सकता है। अगर जुर्म की सजा मौत हो और 2 साल में ट्रायल मुकम्मल ना हुआ हो, तो उसको भी जमानत दी जा सकती है। अगर मुल्जिम सिर्फ नाजुक हो, खातून हो, तो भी जमानत दी जा सकती है। अगर जुर्म की मजीद तफ्तीश दरकार हो और उसके बगैर कसूरवार का तयन ना हो सकता हो, तो मतलब फर्दर इंक्वायरी, चीजें डिटरमिन ना हुई हो, केस फर्दर इंक्वायरी का हो, तो उस सूरत में भी जमानत हो जाती है। मदरजा बाला सूरतों में बाज़ हालात में मुल्जिम बतौर हक जमानत पर रिहा हो सकता है, बाज़ हालात में अदालत के रहम करम पर होता है। इंतहाई खतरनाक मुल्जिमान को मदरजा बाल सूरतों की मौजूदगी में भी जमानत का हक नहीं दिया जाता। यही सूरत पेशावर मुजरिमान के लिए भी है कि अदालत जो है उन्हें जमानत ना भी दे अगर इंतहाई खतरनाक मुजरिम है। जमानत का मकसद यह है कि उस मुल्जिम पर इल्जाम है, उसको ट्रायल के लिए जो है, ट्रायल के वक्त ज्यादा देर अंदर, मतलब यह है कि उसको जेल में रखना जो है मुनासिब नहीं होता। लेकिन जो हैबिचुअल लोग हैं और जो संगीन जो खतरा है जिनसे, तो उनको जमानत नहीं भी दी जाती। हमारे यहां बेल बिफोर अरेस्ट होती है। बेल बिफोर अरेस्ट का मतलब यह है कि एक शख्स कानून के आगे सरेंडर करने जा रहा है। हमारे यहां फतह तसव्वुर होती है कि जो वकील का चैम्बर है वो अदालत का हिस्सा तसव्वुर किया जाता है कि अगर वहां कोई क्रिमिनल आकर किसी वकील से मशवरा कर रहा है, तो इसका मतलब वो कानून के सामने सरेंडर कर रहा है, तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता जब तक कि वो मशवरा ना कर ले। ये उसका हक है। बेल बिफोर अरेस्ट में वो अदालत के सामने सरेंडर कर रहा है, इंक्वायरी में शामिल हो रहा है कि मुझे ह्यूमिलिएट ना किया जाए, मेरे साथ ज्यादती ना की जाए। बस अब उसके बाद आ गई जी चौथा कॉन्सेप्ट, नालिश। फारसी का लफ्ज है नालिश, कंप्लेंट की शिकायत किसे कहते हैं? लफ्ज नालिश से किसी शख्स का तहरीरी या ज़बानी बयान मुराद है जो मजिस्ट्रेट के रूबरू दूसरे शख्स के बारे में किया जाए, जो मालूम या नामालूम हो और जुर्म का मुर्तकिब हुआ है, जिसका मकसद ये हो कि मजिस्ट्रेट मजमुआ हाजा के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाए, इसमें अहदेदार की पुलिस रिपोर्ट शामिल ना है। नालिश एक किस्म की तहरीरी या ज़बानी शिकायत है। शिकायत क्या है? हमें समझना चाहिए शिकायत क्या है। कि एक कानून में एक अमल से रोका गया और एक अमल करने को कहा गया, अगर उस अमल से रोका गया है और वो काम वो कर रहा है, तो ये शिकायत पैदा होगी ना। तो उस कानून की जो खिलाफ वर्जी है, ऑफेंस है, वो हम यहां सीआरपीसी पढ़ रहे हैं, तो वो शिकायत है। नालिश एक किस्म की तहरीरी या ज़बानी शिकायत है, रूबरू मजिस्ट्रेट होती है, किसी मालूम या नामालूम शख्स के बारे में है, किसी जुर्म के इर्तिकाब के बारे में है, मकसद जुर्म के मुर्तकिब को सजा दिलाना है। दफा आज़म में नालिश की जो वजाहत की गई है कि नालिश बराह रास्त मजिस्ट्रेट की अदालत में होती है, लिहाजा पुलिस रिपोर्ट में जो शिकायत दर्ज की जाए या एफआईआर नालिश की तारीफ में नहीं आती, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट ओहदेदार पुलिस की रिपोर्ट है, उसे नालिश नहीं कहा जाएगा, तो उसे नालिश नहीं कहा जाएगा। अब है जी जुडिशियल प्रोसीडिंग, अदालती कार्रवाई। देखें पार्ट 3 में आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी पढ़ रहे हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग, जुडिशियल प्रोसीडिंग में रिजिड असूल को अप्लाई किया जाता है कि जो सीआरपीसी में असूल डिटरमिन कर दिए गए हैं, उन असूलों से बिल्कुल जो है अदालत आगे पीछे नहीं हो सकती। मजमुआ ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 4(m) के अल्फाज है, जुडिशियल प्रोसीडिंग इंक्लूड एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ व्हिच एविडेंस इज और मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। लफ्ज अदालती कार्रवाई से मुराद ये कार्रवाई है कि जिसके दौरान हल्फिया शहादत ली जाती है और जिसमें शहादत का लफ्ज लेना कानूनन जायज है। जो इंतजामी कानून के तहत ट्रायल होते हैं, उनकी मर्जी होती है शहादत ले या ना ले। जो अदालती कार्रवाई है उसमें सीआरपीसी में हल्फिया शहादत ली जाती है और शहादत का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। मजमुआ हाजा के तहत कोई अदालत जब किसी शख्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाती है और कार्रवाई के बाद कोई हुक्म या फैसला
सादिर करती है, ऐसी कार्रवाई अदालती कार्रवाई कहलाती है। मजमुआ आज़ा करता है कोई अदालत जब किसी शख्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाती है और कार्रवाई के बाद कोई हुक्म या फैसला सादिर करती है, ऐसी कार्रवाई अदालती कार्रवाई कहलाती है। किसी कार्रवाई का इस हवाले से तयन किया जाता है कि ऐसी कार्रवाई अदालती कार्रवाई है या नहीं है, जिसके लिए मज़ाइल अमूर को देखा जाता है। कार्रवाई के दौरान बाहलफ शहादत ली गई, ये पैरामीटर्स हैं कि देखना कि ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है। हलफ का लिया जाना कानूनन जायज था। किसी हक या जिम्मेदारी का तयन करने के लिए जो फरीकैन के माबैन किसी इख्तिलाफी मसले से मुताल्लिक हो, खा वो ऐसे हक या जिम्मेदारी का तयन कानून मौज़ूआ के तहत हो या कानून आमा के तहत हो, खा वो ऐसे हक व जिम्मेदारी का तयन और चाराकार आम कानून के तहत हो या खास कानून के तहत आदि। राइट एंड ऑब्लिगेशन, अदालतों ने एक शख्स प्लेंटिफ होता है सिविल कार्रवाई में, तो एक शख्स डिफेंडेंट होता है, मुद्दई मुद्दा अलैह, तो उसका हक बनता है, तो वो मुद्दा अलैह ने हक देना होता है। तो हक या जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी मुद्दा अलैह की होती है। तो अदालत का काम क्या है? हक और जिम्मेदारी का तयन करना। तो अगर वो तयन करती है, फैसला करती है और उसमें शहादत होती है, तो वो अदालती जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाएगी। अब आ गया लफ्ज तफ्तीश, कि ये बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं सीआरपीसी के। जब तक आप ये नहीं समझेंगे सीआरपीसी, आपको समझ नहीं आएगी। तफ्तीश, इन्वेस्टिगेशन, इसकी हम तारीफ देते हैं दफा 4 मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी में तफ्तीश की तारीफ और वज़ाहत इन अल्फाज में बयान की गई है। अल्फाज तफ्तीश से मुराद ऐसी कार्रवाई है जो शहादत के हसूल के लिए मजमूआ आज़ा के मुताबिक किसी ओहदेदार, पुलिस या किसी और शख्स की मार्फत, जिसे मजिस्ट्रेट ने मामूर किया, अमल में लाई जाए। पुलिस, हमारी पुलिस को क्या इख्तियार है? इन्वेस्टिगेशन करने का, कि एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के तहत मामला उनके नोटिस में आता है, कानून हरकत में आता है। तो पुलिस का काम तफ्तीश करना है। तफ्तीश क्या है? एविडेंस इकट्ठी करना, कि अगर कोई मर्डर हुआ है तो फौरन मौके पे पहुंचना, नक्शा बनाना और जो जो चीजें हैं वो मौके की, उनको इकट्ठा करना। अगर मौके की चीजें जाया कर दी जाए तो केस जीतना बड़ा, या मौके की एविडेंस ना हो तो केस जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एविडेंस, तफ्तीश में एविडेंस इकट्ठी की जाती है। पुलिस किसी को गुनाहगार या बेगुनाह नहीं करार दे सकती। पुलिस एक ऐसी एजेंसी है जिसका काम है एविडेंस इकट्ठी करना है। उसका काम ये नहीं है कि ये गुनाहगार है या नहीं है। तो उसमें ओहदेदार पुलिस, जिसे तफ्तीशी अफसर भी कह सकते हैं, आयोग कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, वो एक एएसआई लेवल का या सब इंस्पेक्टर कोई भी अफसर होगा जो तफ्तीश करेगा, आयोग करेगा। मजिस्ट्रेट की तरफ से नामजद कोई अफसर भी कर सकता है। तफ्तीश का मकसद अगरचे मुकदमे के हकाइक पर यकसू करना होता है, तफ्तीश तलाश करके उसे सफा मिसल पर लाना होता है। कि जो तफ्तीश होती है उसमें हकाइक को इकट्ठा करना होता है, फैक्ट्स, हवास खमसा से महसूस होने वाली हर चीज फैक्ट कहलाती है। जो मौके पे लोगों के बयान लेते हैं और मुकदमा माल लेते हैं, सारी चीजें लेते हैं। तफ्तीशी अफसर जुर्म के इर्तिकाब और मुजरिम के गुनाहगार होने या बेगुनाह होने के बारे में अपनी राय देना ज्यादती है। ये एक ज्यादती है पुलिस का। पुलिस का काम सिर्फ तफ्तीश करना होता है, उसके हकाइक जमा करना होता है। देखिए, ये पुलिस का सिस्टम है, पुलिस एक एजेंसी है, उसका काम है फैक्ट्स जमा करना, हकाइक जमा करना, एविडेंस जमा करना। तो हम जो टैक्स देते हैं हुकूमत को, उसके नतीजे में ये इदारे बनाए गए जो हमें सर्व करें। और हुकूमती इदारों की कारकर्दगी जितनी अच्छी होगी, इंतजामी इदारों की कारकर्दगी, वो उतनी अच्छी हुकूमत होगी, गुड गवर्नेंस होगी। और जहां तक क्राइम का ताल्लुक है, क्राइम तो स्टेट की बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप देख लें कि 5% लोग अगर वो क्रिमिनल्स हैं, वेपन्स ले लें, तो 95% लोगों को हॉस्टेज बना लेते हैं। कराची में आप देख लें, 5% क्रिमिनल्स ने पूरे शहर को हॉस्टेज बनाया हुआ था। रेंजर्स आइए, उनको खत्म किया था एक्टिविटीज में। तो रियासत का बुनियादी काम, अगर किसी जगह किसी कॉलोनी में
4-5 चोरियां हो जाए, नई कॉलोनी बनी है तो वहां लोग इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देंगे। अमन और अमान बुनियादी जिम्मेदारी, अगर अमन नहीं होगा लोग बाहर नहीं निकलेंगे, काम नहीं करेंगे। अमन नहीं होगा तो हमारे कमजोर तबका, ताकतवर लोगों ने अगर लूट लेंगे या उनका माल छीन लेंगे तो कमजोर तबका बाहर नहीं निकल सकेंगे, उनकी वो और गुर्बत की दलदल और गहराई में जाएंगे। तो किसी मुल्क की तरक्की में अमन का बड़ा रोल है और हमारी पुलिस का बड़ा किरदार है, इस कानून का बड़ा किरदार है। इस पर सही अमल किया जाए तो खुशहाली आ सकती है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पैरोकार जानिब सरकार कि रियासत पार्टी होती है केस में। ऑफेंस जो है वो क्या है, एक शख्स के खिलाफ नहीं। अगर आपने एक चौराहे पर एक शख्स का मर्डर कर दिया है या किसी के ऊपर छुरी का वार कर दिया है तो वो आपने उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, पूरे मुआशरे को खौफजदा किया है, पूरे मुआशरे के अमन को मुतासिर किया है। तो उसमें रियासत पार्टी होती है, रियासत का काम है अवाम को के साथ खड़ा होना। अल्फाज पैरोकार मन जानिब सरकार से हर वो शख्स मुराद है जो दफा 492 के तहत मुकर्रर किया गया हो। हर वो शख्स शामिल है जो पैरोकार मन जानिब सरकार की हिदायत के तहत अमल करे। नेज़ वो शख्स भी शामिल है जो हुकूमत की तरफ से किसी अदालत आलिया में वक्त निफाज उसके इख्तियारात इब्तदाई वसीला फौजदारी के किसी इस तरह से की पैरवी करे। मुख्तसर और आम फहम अल्फाज में पैरोकार मन जानिब सरकार को वकील कहा जाता है। सरकारी वकील जो होता है उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। लफ्ज में इसके कॉन्सेप्ट मौजूद है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अवाम का वकील। उसके बाद हम देखते हैं जी कॉग्निजेबल ऑफेंस, जुर्म जराइम काबिले दस्तअंदाजी, मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 4 जराइम काबिले दस्तअंदाजी की तारीफ और वजाहत करती है। अल्फाज जराइम काबिले दस्तअंदाजी और मुकदमा काबिले दस्तअंदाजी से वो जुर्म और मुकदमा मुराद है जिसके लिए और जिसमें ओहदेदार पुलिस को बामुताबिक शेड्यूल 2 किसी कानून नाफिजुल वक्त के बमुजिब बिला वारंट गिरफ्तार करने का हक हो। कॉग्निजेबल ऑफेंस में बगैर वारंट के वो गिरफ्तार कर सकता है। अभी आगे हम तफसील से पढ़ेंगे समन और वारंट। वारंट में वारंट क्या होता है बुनियादी तौर पे कि एक पुलिस अफसर को एक ऑर्डर दिया जाता है, उस ऑर्डर के तहत वो गिरफ्तार कर सकता है, लेकिन एक शेड्यूल है उसमें जो ऑफेंस बयान किए गए हैं, अगर उन ऑफेंस में से कोई ऑफेंस होगा तो पुलिस बगैर वारंट की गिरफ्तार, देखिए बगैर वारंट की गिरफ्तारी कहा क्यों दिया गया कि एक शख्स को मर्डर कर रहा है तो पुलिस वारंट लेने जाए, वो बगैर वारंट के इंटरफेरेंस करके उस चीज को रोके, इंटरवेंशन करे ताकि लोगों की जान माल का तहफ्फुज हो सके। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, जराइम नाकाबिले दस्तअंदाजी। अल्फाज जराइम नाकाबिले दस्तअंदाजी से मुराद वो जुर्म और मुकदमा मुराद है जिसके लिए और जिसमें वारंट के बगैर गिरफ्तारी अमल में, कि जिसमें वारंट जरूरी है। मामूली किस्म के जराइम नाकाबिले दस्तअंदाजी होते हैं, ऐसे जराइम को मुकदमात नाकाबिले दस्तअंदाजी भी कहा जा सकता है। ऐसे मुकदमात या जराइम में पुलिस मुलजिम को बिला इजाजत या बगैर वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती। इब्तिदा में नाकाबिले दस्तअंदाजी जराइम और मुकदमात बाद अज़ां काबिले दस्तअंदाजी जराइम या मुकदमात करार पा सकते हैं। मिसाल के तौर पे गैर कानूनी इज्तिमा नाकाबिले दस्तअंदाजी पुलिस है, अगर संगीन नताइज का हामिल हो या संगीन रुत इख्तियार कर ले तो काबिले दस्तअंदाजी बन जाता है। तो जो जराइम नाकाबिले दस्तअंदाजी हैं उसमें पुलिस को वारंट की जरूरत होती है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंप्लेन एंड चार्ज। व्हाट इज कंप्लेन? टू होम कंप्लेन इज टू बी गिवन, explain the procedure to be followed on the receiving a complaint. What is the difference between complaint and a charge? Whether the complaint can be withdrawn from court or not. इस्तग़ासा और फर्द जुर्म में क्या फर्क है? क्या इस्तग़ासा अदालत के
दायर करने के बाद वापस लिया जा सकता है या नहीं। कंप्लेंट मीन्स द एलिगेशन मेड ओरली or in writing to a magistrate with a view to his taking action under this code that some person, whether known or unknown, has committed an offence, but it does not include the report of a police officer. इस्तग़ासा से किसी शख्स का किसी मजिस्ट्रेट के पास तहरीरी या ज़बानी बयान मुराद है ताकि वो मजमुआ हाज़ा के तहत कार्रवाई करे या कोई शख्स मालूम या नामालूम किसी जुर्म का मुर्तकिब हुआ हो, लेकिन इसमें ओहदेदार पुलिस की रिपोर्ट शामिल नहीं होती। इस्तग़ासा बुनियादी तौर पर ये हुकूमत ने एक एजेंसी बनाई है अगर कोई क्राइम होता है कि पब्लिक को सर्विस मुहैया करे पुलिस। अगर आपको उस पर एतमाद नहीं है कि वो एविडेंस सही कलेक्ट नहीं करेंगे या ना करते हैं, तो आप इस्तग़ासा मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट दायर करके भी वो जुर्म साबित कर सकते हैं। आप इस्तग़ासा दायर कर सकते हैं, यह आपको हक दिया गया। आप इस रियासत में रहते हैं, टैक्स देते हैं, तो इस रियासत के कवानीन इस तरह बनाए जाते हैं ताकि आपका राइट जो है वो आपको मिले। आपके खिलाफ ऑफेंस हुआ है तो आप एक कंप्लेंट दायर कर सकते हैं, इस्तग़ासा दायर कर सकते हैं। इस्तग़ासा के लवाज़मात मदरजा ज़ैल हैं कि मजिस्ट्रेट के पास तहरीरी या ज़बानी बयान, कि मजिस्ट्रेट के पास तहरीरी या ज़बानी बयान होता है। किसी मालूम या नामालूम ने इर्तिकाब जुर्म किया हो, जुर्म की हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाए, मजमुआ हाज़ा के तहत पुलिस अफसर की बजाय मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाए, पुलिस अफसर की बजाय अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाए। इस्तग़ासा किसी जुर्म के वक़ूफ़ पज़ीर होने के बाद दायर किया जा सकता है। जब कोई जुर्म ही वक़ूफ़ पज़ीर ना हुआ हो तो फिर इस्तग़ासा दायर नहीं किया जा सकता। इस्तग़ासे के लिए जरूरी नहीं है कि ये तहरीरी शक्ल में दायर किया जाए और ना ही इसके लिए कोई खास फॉर्म मुकर्रर है। इस्तग़ासे में महज इतना ही काफी है कि मजिस्ट्रेट के रूबरू ये बयान किया जाए कि किस शख्स ने जुर्म का इर्तिकाब किया है। ये उसके लिए तहरीरी या ज़बानी होना जरूरी है। इस्तग़ासा किसी भी सूरत में दायर किया जा सकता है, या तो तहरीरी शक्ल में या फिर ज़बानी। इस्तग़ासा में इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि किस शख्स ने कोई जुर्म किया है, तमाम वाक़यात का जिक्र करना जरूरी नहीं। इस्तग़ासे की तारीफ इस अमल की मुतकाज़ी नहीं है कि महज इल्जामात के अलावा वाक़यात का बयान शामिल हो कि किसी शख्स ने जुर्म किया है। इस्तग़ासा एक से ज्यादा अशख़ास के खिलाफ भी दायर किया जा सकता है। मुस्तग़ीस के लिए जरूरी नहीं कि वो दफात का तयन करे कि किन दफात के तहत जुर्म का इर्तिकाब हुआ है। कोई शख्स जिसे जुर्म के इर्तिकाब का इल्म हो, इस्तग़ासा दायर करके कानून को हरकत में ला सकता है। ऐसा शख्स भी इस्तग़ासा दायर कर सकता है जो उस जुर्म से ज़ाती तौर पर मुतासिर ना हुआ हो। ऐसा शख्स भी इस्तग़ासा दायर कर सकता है जिसको वक़ूए का ज़ाती इल्म ना हो। फर्द इल्जाम, किसी इल्जाम का उन्वान शामिल है जबकि इल्जाम के एक से ज्यादा उन्वान हैं। अब हम देखते हैं फर्द जुर्म की दूसरी चीज है फर्द जुर्म, कि ये पूछ रहा है इस्तग़ासा और फर्द जुर्म में क्या फर्क है। तो इस्तग़ासा हमने पहले देख लिया कि इस्तग़ासा एक कंप्लेन है जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाती है। फर्द जुर्म क्या है? फर्द जुर्म कि जुर्म की फर्द आयद करना। फर्द जुर्म आम मफ़हूम में मुल्ज़िम के खिलाफ इल्जामात का खुलासा है या बाकायदा तहकीकात के बाद उस पर अदालत की तरफ से आयद किया है, और ऐसे इल्जाम से आगाह करना उसके लिए अपना कानूनी व आईनी हक है। बुनियादी मकसद यह है कि जब मुल्ज़िम को उसके खिलाफ लगाए गए इल्जाम का इल्म नहीं होगा उस वक्त तक वो अपना दिफा बेहतर अंदाज में नहीं कर सकता। लाजिम है कि फर्द जुर्म में इल्जाम के हवाले से जिस अंदाज में ये वक़ूफ़ पज़ीर हुआ हो कि मुकम्मल तफसील मकामात और मकाम के साथ होना चाहिए। देखें, मुल्क में इंसाफ होना चाहिए कि जुर्म, एक शख्स पे आप जुर्म का इल्जाम लगाते हैं, ये ट्रायल है, ये तहकीक है, ये नेचुरल जस्टिस का असूल है कि उस शख्स को पता होना चाहिए, उसे बताएं आप, दूसरी पार्टी को मुकम्मल सुने तब फैसला करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि अगर एक शख्स एक हाथ पर
एक आंख रख कर आ जाए मुझसे जुल्म हुआ है, तो आप दूसरे का मौका सुने, क्या पता इसने उसकी दोनों आंखें निकाल दी। तो फर्दे जुर्म में आपने उसको तमाम इल्जामात बताने होंगे, मेरिट पर ट्रायल होना चाहिए, दोनों फरीकों की बात कानून के मुताबिक मुकम्मल सुनी जाए। अदालत के लिए जरूरी है पुलिस रिपोर्ट और रिकॉर्ड पर मौजूद दीगर तफसीलात व वाकयात को सामने रखते हुए ये तय करे कि मुल्जिम ने कोई खास जुर्म किया है और उससे उसे आगाह करना लाजिम है। अदालत चार्ज में रद्दोबदल या तरमीम कर सकती है, अलबत्ता ऐसे इल्जामात व मिसल कहते हैं फाइल पर मौजूद शहादतों के अंदर रहकर करना जरूरी है। फर्द जुर्म तहकीक के बाद मुल्जिम के खिलाफ हकीकी और वाज़ेह इल्जाम है जिसका उसे सामना करना पड़ता है। फर्द जुर्म क्या होती है? तहकीक के बाद फर्द जुर्म जो है वो लगाई जाती है। फर्द जुर्म जो है तहकीक के बाद लगाई जाती है। अपना दिफा पेश करना होता है। अदालत पाबंद नहीं होती कि एफआईआर में लगाए गए इल्जामात और दफात या पुलिस रिपोर्ट में लगाई गई दफात ही फर्द जुर्म में आयद करे। मतलब एक अदालत का एक प्रोसीजर है, इसमें तफसील देखेंगे। एफआईआर दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन कटी, पुलिस रिपोर्ट जमा हुई, तो जब स्टेप फर्द जुर्म का आता है तो वो तहकीक करके एक अंदाजा होता है कि हाँ वाकई इसने ये जुर्म किए हैं। अभी उन्होंने साबित होना होता है, क्रॉस एग्जामिन होना होता है गवाहों ने और सब ने, जो दूसरे मायनों में ट्रायल होना होता है, तहकीक पूरी होनी होती है। लेकिन जिस हद तक तहकीक की होती है तो उस हवाले से कि वो ज्यादा ख्याल होता है कि ये जुर्म है, किया है। इस्तिगासा और फर्द जुर्म में फर्क। इस्तिगासा और फर्द जुर्म में बुनियादी फर्क ये है, इस्तिगासा महज एक इल्जाम या किसी वक़ुआ के वक़ू पज़ीर होने की इत्तला है। इस्तिगासा जो है वो इत्तला है जो बगैर किसी इंक्वायरी या तहकीक के है, जबकि फर्द जुर्म एक बाकायदा और कतई इल्जाम होता है जो बाद दायरी इस्तिगासा या पुलिस की तरफ से दफा 173 ज़ाब्ता फौजदारी की रिपोर्ट के तहत दायर किया जाता है। गोया इस्तिगासा की पुष्ट पर कोई तहकीक नहीं होती या कबल अज़ तहकीक दायर होता है, जबकि फर्द जुर्म बाद अज़ तहकीक दायर होती है। फर्द जुर्म एक बाकायदा और कतई इल्जाम है जो बाद अज़ दायरी इस्तिगासा या पुलिस की तरफ से दफा 173 ज़ाब्ता फौजदारी की रिपोर्ट के तहत होता है कि ये तहकीक शुदा होता है। इस्तिगासा में तो तहकीक नहीं होती, एक जुर्म की इत्तला है। तो स्टूडेंट्स, हमने अपना दूसरा क्वेश्चन देखा कि कंप्लेन और इस्तिगासा और फर्द जुर्म में क्या फर्क है। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेसिकली हम आपकी बेस बना रहे हैं सब्जेक्ट की कि ये बुनियादी चीजें आपको पता होंगी तो आप आगे की चीजों को आसानी से समझ सकेंगे। समन एंड वारंट। Define summon and warrant. What are the difference between the procedure prescribed for trial of a warrant case and procedure of a summon case? What procedure should be adopted to legalize the trial? कि समन और वारंट में क्या फर्क होता है हम देखेंगे। समन क्या होता है और वारंट क्या होता है। समन किसी अदालती कार्रवाई के दौरान अदालत जब जरूरी समझे कि किसी शख्स की हाजिरी जरूरी है या किसी शख्स के कब्जे में कोई दस्तावेज या कोई शय है जिसका रूबरू अदालत पेश किया जाना बगर्ज़ इंसाफ जरूरी है, तो ऐसी दस्तावेज या शय पेश करने का तहरीरी हुक्म दिया जाता है। इस तहरीरी हुक्म को समन कहते हैं। कि समन में अगर किसी शख्स से कोई चीज प्रोड्यूस करानी है या किसी शख्स को अदालत में हाजिर करना है, समन बुनियादी चीज है कि जब दो पार्टियों को अगर एक अदालत को बुलाने का इख्तियार नहीं है तो इंसाफ कैसे करेगी। ये अदालत की बुनियादी पावर होती है कि वो समन दे सके। किसी खास शख्स को हाजिर अदालत आने का हुक्म भी बजरिया समन ही दिया जाता है। समन मदरजा ज़ैब सूरतों में जारी किया जाता है। किसी मुल्जिम को तलब करने की खातिर नोटिस भी हो सकता है। किसी कसूरवार शख्स को हाजिर अदालत आने के लिए, अगर वो कसूरवार शख्स है, स्टेट की पावर उसके पीछे है, अगर वो समन को फॉलो नहीं करेगा तो फिर वारंट हो जाएगा। गवाह को तलब करने के लिए खा मुकदमा वारंट हो या मुकदमा समन।
किसी शख्स को इजहार वजूह का नोटिस देने के लिए अदालत समन जारी कर सकती है। किसी खास शख्स को कोई दस्तावेज या शय पेश अदालत करने के लिए एक समन में मदरज तफसीलात होती हैं। एक समन में कि कोई इंसाफ के लिए एविडेंस चाहिए, किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट है, कोई कागज है, तो अदालत समन के जरिए उसको बुलाकर उससे वो चीज ले सकती है। समन बुनियादी पावर होती है अदालत की पार्टियों को बुलाने की। उसमें क्या होता है, अदालत का नाम, जगह, शहर वगैरह, पेश होने का वक्त और तारीख, मुकदमे की नौयत कि मुकदमा किस नौयत का है और उसका उन्वान, तारीख इजरा समन की किस तारीख को ये इजरा हुआ है, दस्तखत व मोहर अदालत मजाज कि अदालत मजाज का दस्तखत व मोहर। ऐसे शख्स के लिए जिसके नाम समन जारी किया गया है, जरूरी है कि अगर मुकदमे की कार्रवाई मुलतवी हो गई हो तो अगली तारीख पेशी मालूम करके जाए। अदालत की इजाजत के बगैर कमरा अदालत ना छोड़े। ऐसा शख्स जो एक बार या कई बार समन जारी होने के बावजूद हाजिर अदालत ना हो, मुताल्लिका शाही या दस्तावेज पेश ना करे, तो उसके खिलाफ वारंट काबिल जमानत, बाद अज़ां वारंट नाकाबिल जमानत जारी किए जाते हैं। यह भी हम आगे देखेंगे, वारंट काबिल जमानत और नाकाबिल जमानत। अब हम पढ़ रहे हैं वारंट। वारंट क्या है? अगर समन के जरिए किसी शख्स की हाजिरी मुमकिन ना हो या वो बावजूद इजरा समन के हाजिर ना हो रहा हो, तो दूसरी सूरत में उसके नाम वारंट जारी किया जाता है। वारंट बुनियादी तौर पे पुलिस अफसर को ऑर्डर किया जाता है कि इस शख्स को पेश करो। वारंट दरअसल एक हुक्म होता है जो किसी जिम्मेदार पुलिस अफसर के नाम जारी किया जाता है, जिसमें ऐसे मुतालिका पुलिस अफसर को हिदायत की जाती है कि फलां शख्स को गिरफ्तार करके अदालत हाजिर करे। अब इसके लवाजमात क्या हैं? हर हाल में तहरीरी होगा। ये लवाजमात जो होते हैं, इससे चीजें सर्टन होती हैं, लोग जो उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। अदालत मजाज सरबराह के दस्तखत और मुहर होगी। इलामा अजी ये भी जरूरी है कि जिस पुलिस अफसर के नाम ऐसा वारंट जारी किया जाए, उसका मुकम्मल नाम व पता व ओहदा दर्ज हो। ये नाम, पता, ओहदा ये क्यों दर्ज किए जाते हैं? चीजों को ज्यादा तफसील क्यों बयान की जाती है? ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो जाए। एक नाम है, उस पुलिस में दो आदमी उस नाम के अफसर हैं, तो जब ओहदा लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, तो डिफाइन हो जाएगा इसको ऑर्डर किया गया। चीजें सर्टन होगी, उतना डिटर्मिनेशन ऑफ राइट करना आसान होता है। मतलूबा शख्स के मुकम्मल कवायद दर्ज होना जरूरी है। जुर्म या जुर्म की तफसील। वारंट आमतौर पर दो किस्म के होते हैं, दो सूरतों में। एक वारंट काबिल जमानत, एक नॉन बेलेबल वारंट। एक बेलेबल वारंट होते हैं और एक नॉन बेलेबल वारंट होते हैं। वारंट काबिल जमानत, हर अदालत जो किसी शख्स की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने का इख्तियार रखती है, अगर मुनासिब ख्याल करे तो वारंट की पुष्ट पर हिदायत लिख दे कि अगर वैसा शख्स इस मजमून का मुचल्लका बॉन्ड काफी जमानत के साथ लिख दे तो फलां वक्त मुकर्रर अदालत में हाजिर हो। बेलेबल वारंट का मतलब है कि वो एक बॉन्ड दे दे, मुचल्लका दे दे, जमानत दे दे। अब हम देखते हैं, बाद मुइना वक्त तक अदालत से और उस तरह का हुक्म सादिर ना हो हाजिर रहेगा, तो ऐसे अहदेदार जिसके नाम वारंट भेजा जाए, लाजिम है कि वैसी जमानत लेकर ऐसे शख्स को हिरासत से खलासी दे दे। उसमें डिफाइन होता है कि अगर वो उसके मुताबिक इबारत जारी में ये लिखा जाएगा, अलिफ जामनों की तादाद, रकम जमानती की मिकदार जिसमें जामनों और शख्स को बेतरतीब पाबंद किया जाए जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी हुआ हो। जीम, वो तारीख जिस पर उसको अदालत के रूबरू हाजिर होना चाहिए। नंबर 3, जब जमानत दफा हाजा के बमूजिब ली जाएगी तो एहलकार जिसके नाम वारंट भेजा जाएगा मुचल्लका और जमानतनामा अदालत को अरसाल करेगा। ये प्रोसीजर है, अदालत को वो अरसाल करेगा। दफा हाजा के तहत काबिल जमानत वारंट मदरजा ज़ैल तौर पर जारी किया जाता है किसी शख्स मतलूबा की हाजिरी मतलूब हो, बावजूद समन के इजरा के ऐसा शख्स हाजिर अदालत ना हो रहा हो। ये क्या है? रियासत की ताकत है कि ये कानून बने, पार्लियामेंट ने बनाए, सदर ने इस पर दस्तखत किए, तो ये रियासत की ताकत है ना। अगर वो पेश नहीं होगा तो पुलिस उसे पेश करेगी।
जब कवानीन मंजूर हो जाते हैं तो उसके पीछे रियासत की ताकत आ जाती है, यही रियासत की ताकत है। तो अदालत उसकी हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए काबिल जमानत वारंट जारी करती है। ये एक किस्म की मशरूत गिरफ्तारी का वारंट है। मशरूत गिरफ्तारी कि वो शख्स अगर कोई बेल दे, जामीन दे देता है और वो बॉन्ड भर देता है तो वो उसकी शराइत तहरीर की जाती हैं, तो ऐसी शराइत पे उस शख्स को छोड़ दिया जाता है और फिर उस डेट पर वो अदालत में पेश हो जाता है। अगर वो जमानत नहीं फराहम कर सकता तो फिर उसे गिरफ्तार करके ही पेश किया जाता है। नॉन बेलेबल वारंट कि नाकाबिले जमानत, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मजाज है कि अपने जिले या सब डिवीजन के अंदर किसी मालिक अराजी, जिम्मेदार, मैनेजर के नाम ऐसे शख्स की गिरफ्तारी का वारंट तहरीर करे जो मफरूर कैदी या इश्तिहारी मुजरिम या ऐसा शख्स हो जिस पर जुर्म नाकाबिले जमानत का इल्जाम हो, जो ताक़ुब से बचने की कोशिश कर रहा हो, जो फरार हो। जब वो शख्स जिसके खिलाफ ऐसा वारंट जारी हुआ हो गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसको वारंट के साथ करीबी पुलिस अफसर के सुपुर्द कर दिया जाए, जो उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। वो इसी मुकदमे में इख्तियार समाअत रखता हो, बजुज़ इस सूरत में कि ज़ेरे दफा 76 उसकी जमानत हो जाए। दफा आज़ा के तहत नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किया जा सकता है। वारंट नाकाबिले जमानत में मतलूबा शख्स को हर हाल में गिरफ्तार करके अदालत में हाजिर करना होता है। वारंट के काबिले जमानत या नाकाबिले जमानत होने की वजाहत असखुद अदालत करती है। ऐसा नाकाबिले जमानत अगर मुजज़्ज़ज़ सूरतों में नाकाबिले जमानत जरूरी नहीं पुलिस किसी जिम्मेदार को उसको भी जारी किया जा सकता है। किसी शख्स ने नाकाबिले जमानत जुर्म का इरकाब किया हो, हम पहले पढ़ा, नॉन बेलेबल हीनियस क्राइम किया हो, सख्त क्राइम किया हो, ऐसा शख्स इश्तिहारी हो चुका हो कि जो इश्तिहारी हो, किसी दीगर तरीके से उसकी हाजिरी मुमकिन ना हो, तो फिर क्या किया जाता है, नॉन बेलेबल वारंट जारी किया जाता है। उसके साथ उसको कोई किसी किस्म का बॉन्ड मचक्का वगैरह नहीं लिया जाता। अब हम देखते हैं जी मुकदमा वारंट, वारंट केस किसे कहते हैं? हर ऐसा मुकदमा जिसमें सजा 1 साल से सजाए मौत तक है, मुकदमा वारंट। ऐसे मुकदमा जिसमें सजा 1 साल से कम है वो मुकदमा समन कहलाता है। ऐसे मुकदमा में कार्रवाई के दौरान अपनाए जाने वाला तरीकाकार मुख्तलिफ होता है। अपनाए जाने वाला तरीकाकार मुख्तलिफ होता है। क्या तरीकाकार? मुकदमा वारंट पे मुल्जिम पर फर्दे जुर्म आयद की जाती है, जबकि समन मुकदमा में इल्जाम से आगाह किया जाता है, कि उसमें इल्जाम से आगाह किया जाता है, यहां फर्दे जुर्म। मुल्जिम से मुकदमा वारंट में दिफा करने या ना करने के बारे में पूछा जाता है, जबकि मुकदमा समन में ऐसा नहीं होता। मुकदमा वारंट में मुकदमा वापस लेने की इजाजत ना है, ये ऑफेंस हो गया तो सजा तो होनी चाहिए, जबकि मुकदमा समन में अदालत की इजाजत से ऐसा हो सकता है। अगर अदालत इजाजत दे, इतना हीनियस क्राइम नहीं होता तो उसमें होती है। मुकदमा वारंट में मुल्जिम को गवाहान पर जिरा करने के 3 मौके हासिल होते हैं, कि गवाहान जो है, एक गवाह अगर कह रहा वाकई इसने जुर्म किया है, अगर वो जिरा करेगा तो उसका झूठ निकलवा सकता है, जबकि मुकदमा समन में 1 मौका हासिल होता है। मुकदमा वारंट में आम तौर पर मुकदमा शिकायत कुनिंदा की गैर हाजिरी की वजह से खारिज नहीं होता, जबकि मुकदमा समन में शिकायत कुनिंदा अगर सरकारी मुलाजिम ना हो तो मुकदमा खारिज ठहरता है। मुकदमा वारंट में मुकम्मल वाक़यात और हालात और शहादत के बाद अदालत फैसला करती है, जबकि मुकदमा समन में इल्जाम आयद होने से कबल भी अदालत मुल्जिम को बरी कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, हमने ये सवाल देखा कि समन और वारंट में क्या फर्क है। ये चीजें जहन में होनी चाहिए। जब तक बेलेबल, नॉन बेलेबल, समन, वारंट, जुर्म, ये चीजें नहीं समझ में आएंगी आपको, तो आप इस सब्जेक्ट को समझने में आपके लिए मुश्किल होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह भी बड़ी बुनियादी चीज है जो कि समझ में होनी चाहिए। What is meant by first information report, FIR? Discuss the importance of FIR in criminal cases.
Explain the following FIR. What importance of FIR in law? State its essential requirements. इब्तदाई मालूमाती रिपोर्ट की कानून में क्या अहमियत है, इसके लवाजमात बयान करें। किसी भी चीज के लवाजमात, उसकी रिक्वायरमेंट बड़ी अहम चीज होती है, और FIR की तो बहुत ज्यादा अहमियत है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, किसी भी ऑफेंस में सबसे पहले जो है वो FIR दर्ज कराई जाती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है उसमें रपट दर्ज होती है। तो FIR क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, के वाकई की फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अदालतों में इस पे बड़ी बहस होती है कि जो कुछ ये FIR में लिखा है, आया ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन है कि वाकई की पहली इंफॉर्मेशन, कि जिस वक्त इंसान ने वाकया देखा है और वो जाकर बताएगा तो पहली इंफॉर्मेशन अज्यूम किया जाता है कि ट्रू होगी। इब्तदाई इत्तला रिपोर्ट, जैसा कि नाम से जाहिर है कि किसी भी जुर्म के वकू पजीर होने की सबसे पहली और इब्तदाई इत्तला है, जिसे बाकायदा तहरीर में लाया जाता है। ऐसी इत्तला कोई भी मुतासरा शख्स या कोई भी शहरी मकामी थाने को देता है, कोई भी शख्स दे सकता है, क्योंकि जो ऑफेंस है वो मुआशरे के खिलाफ जुर्म है, हर बंदा उसकी इत्तला दे सकता है, सिर्फ वही शख्स इत्तला नहीं दे सकता। किसी जुर्म के वकूफ पजीर होने की पहली इत्तला जो उस थाने में दी जाती है जिसकी हदूद में ऐसा जुर्म हुआ है, इब्तदाई इत्तलाई रिपोर्ट कहलाती है, FIR कहलाती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन कहलाती है। ऐसी इत्तला कोई मुतासरा शख्स दे सकता है, कोई भी शहरी जिसे वकूए का इल्म हो दे सकता है। उसके सामने अगर कोई जुर्म हो रहा है तो वो उसकी इत्तला दे सकता है। कानून ने हक दिया है, ये कानून में बहुत बड़ा हक होता है। किसी जगह ऐसे होता है कि आप सिर्फ मुतासरा शख्स ही कर सकता है, रेट्स होती हैं और चीजें होती हैं, तो यहां मुतासरा ये अख्तियार दिया। ऐसी इत्तला को दर्ज रजिस्टर किया जाता है। ऐसी इत्तला का इंदराज दरअसल किसी जुर्म के वकील पजीर होने का इंदराज है। ऐसी भी इब्तदाई इत्तला को इब्तदाई इत्तलाई रिपोर्ट FIR कहा जाता है। अगर जुर्म की नौयत काबिले दस्तअंदाज़ी पुलिस है तो इब्तदाई इत्तला रिपोर्ट दर्ज की जाती है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जुर्म है, तो उस पर FIR दर्ज की जाती है। अगर जुर्म की नौयत नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो महज रपट दर्ज की जाती है, रपट। अगर ऑफेंस जो है कॉग्निजेबल है, पुलिस के दायरे इख्तियार में आता है, वारंट की जरूरत नहीं है, शेड्यूल में डिफाइन किया गया है कि इन मामलात में पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं है, वो गिरफ्तार कर सकते हैं। कहीं मर्डर हो रहा है, कोई इस तरह के केसेस हैं, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, तो उसमें FIR दर्ज होती है। और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं उनमें रपट दर्ज होती है। इब्तदाई इत्तलाई रिपोर्ट, रजिस्टर इब्तदाई इत्तलाई रिपोर्ट्स रोजनामचा, रजिस्टर रोजनामचा थाना, फारसी का लफ्ज होता है रोजनामचा, रोज का रोज जिसमें लिखा जाता है, में दर्ज की जाती है और उसके मदरजा झैल लवाजमात है कि वो एक परत बनाई जाती है, मुख्तलिफ किस्म की परतें होती हैं, मुकाम भेजी जाती है FIR की। एक परत SP जिला को भिजवाया जाती है, एक परत इंचार्ज सब डिवीजन या थाना भिजवाया जाती है, ASP या DSP को जो हो, एक परत इलाका मजिस्ट्रेट को भिजवाया जाता है, एक परत थाने के रजिस्टर में महफूज किया। इतनी परतें क्यों बनाई हैं, क्यों रखा? अगर एक शख्स बनाए तो बाद में उसमें तब्दीली भी कर सकता है, दूसरा कोई मसला हो सकता है कि जब इतनी जगहों पे परतें चली जाएंगी और इतनी जगहों पर उसकी कॉपियां होंगी तो फिर उसमें किसी किस्म की गड़बड़ करना भी मुश्किल है और कानून हरकत में आता है FIR से कि SP को भी इत्तला हो गई जुर्म हुआ है, मजिस्ट्रेट को भी हो गई, मकामी DSP को भी होगी, कानून हरकत में आ रहा है। FIR से मुताल्लिका कवायद और ज़वाबित पुलिस कवायद के बाब 24 में बयान किए गए हैं, जिसमें चीदा और अहम कवायद दर्ज हैं। FIR CRPC की सेक्शन
154 मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी की हिदायत के मुताबिक दर्ज की जाएगी, कानून की मंशा के मुताबिक। ऐसी इब्तदाई इत्तला रिपोर्ट बगैर किसी ताखीर के दर्ज की जाएगी। देखें, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में ताखीर करना, इसका मतलब है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी, वो सोच लेगा कुछ और। जैसे कि हमारे मुल्क में होता है कि मर्डर एक करता नाम 10 लोगों के लिखवा दिए जाते हैं, जब तफ्तीश ट्रायल होते हैं वो गलत साबित होते हैं, पूरा मुकदमा ही गलत साबित हो जाता है, तमाम लोग बरी रहते हैं। एफआईआर पर मुस्तगीज इत्तला दहिंदा के 10 दस्तखत या निशान अंगूठा होना चाहिए कि उसने रिपोर्ट की है। इब्तदाई इत्तला रिपोर्ट इंचार्ज थाना या उसकी हिदायत के तहत मुहर्रर थाना दर्ज करेगा। मुहर्रर थाना अंग्रेज दौर की याद दिलाता है। ये पटवारी, ये मुहर्रर थाना, ये क्लर्क, पूरी दुनिया में अंग्रेजों ने अपने मुल्क में रिफॉर्म्स की हैं। इनकी जगह, क्लर्क्स की जगह उन्होंने एलडीसी यूडीसी असिस्टेंट की जगह एक शख्स लाया है जो पढ़ा लिखा विजनरी आदमी है, उसको कंप्यूटर दिया है। और उसमें भी अंग्रेजों ने अपना फायदा सोचा कि अगर 3 लोगों की तनख्वाह दी जा रही है 1.5 लाख रुपए महीना, तो उन्होंने 1 लाख रुपए महीना एक शख्स को दिया है और उसको इक्विप्ड किया है और उसको विजनरी बनाया है कि उसे पता हो कि मैं किसी की एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा, उसका कितना नुकसान है, मैं किसी का मकान नहीं नाम उसके कर रहा, कितना नुकसान है। यतीम बच्चों का मकान में नाम नहीं कर रहा, उनका हक किसी ने गस्ब कर लिया है। किसी के बाप की डेथ हो गई है, मैं उसकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा हूं, लेट कर रहा हूं, गलत साबित हो जाएगी, उन बच्चों का क्या होगा? फिर मुआशरे में बेचैनी होगी, रियासत कमजोर होगी कि ये इतने बड़े इख्तियारात हमने जो दिए हुए हैं, ये इख्तियारात विजनरी बंदे को मिलने चाहिए कि मेरे इस छोटे से अमल से कितना नुकसान हो रहा है, डिनाइल ऑफ राइट कितना हो रहा है। तो वो थाना मुहर्रर दर्ज करेगा। अगर वो उसमें कोई गलती कर देता है, उसका नुकसान उसको तो नहीं। अमूमन एफआईआर की गलतियों से मुल्जिम रिहा होते हैं। एफआईआर में गलती कर दें, कोई मेजर गलती कर दें, तो उसकी वजह से वो रिहा हो जाते हैं। मजलूम को इंसाफ नहीं मिलता, मजलूम को इंसाफ नहीं मिलेगा तो रियासत कमजोर होगी ना, इंसाफ नहीं होगा। जब जिस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, वहां कुछ भी ले आए आप, उस मुल्क की बुनियादें कमजोर होंगी। तो यहां पर ये हमारे लेजिस्लेटर का काम है, ये कानून बने हुए हैं, हमारे लेजिस्लेटर का काम है रिफॉर्म करना, कि उन्होंने आगे इंतजामिया को कानून बनाने का इख्तियार दिया हुआ है और आज तक उन्होंने मुहर्रर रखा हुआ है। इतनी ज्यादा तालीम और इतने पढ़े लिखे लोग आ गए, जैसे मोटर वे पुलिस में रिफॉर्म की है कि वहां उन्होंने एक आम पढ़े लिखे की जगह विजनरी बंदा, उसे को ज्यादा तनख्वाह दी और वो करप्शन नहीं करता, और वो शख्स कमजोर को पकड़ लेता था, ताकतवर को छोड़ देता। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि एक कबीले की औरत थी फातिमा, उसकी सिफारिशें आने लगी, उसने चोरी की थी, तो उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी होती तो यही सजा होती। और पहली कौमें इसीलिए तबाह हुई कि कमजोरों को पकड़ लिया जाता था, ताकतवरों को छोड़ दिया जाता। तो आज अगर सिस्टम में ये फलाह है जिससे कमजोरों को तोड़ा जा रहा है, कमजोरों को नुकसान किया जा रहा है, ताकतवर को फायदा दिया जा रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे मुआशरे में सुकून आएगा। तो ये इख्तियार मुहर्रर को है एफआईआर दर्ज करने का, अंग्रेज के दौर में भी इसे था और अब भी इसी के पास है। तो ये लेजिस्लेटर का काम है, जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, कि वो कानून चेंज करें। अंग्रेज ने जो कानून बनाए थे वो इस कौम को महफूज रखने के लिए बनाए थे, हमने सर्व करने के लिए कानून बनाए हैं। एफआईआर की नकल मुस्तगीज को दी जाएगी कि जो इन्फॉर्म करने आया है, तमाम तफसीलात मुकम्मल एहतियात के साथ दर्ज करना चाहिए। अगर जुर्म रेलवे पुलिस से मुताल्लिका हो तो एफआईआर की एक नकल रेलवे मजिस्ट्रेट को और एक नकल डीएसपी रेलवे को भिजवाई जाए। कंटेंट्स मदरजा कि उसके कंटेंट्स क्या होंगे। इब्तिदाई इत्तलाई रिपोर्ट में मदरजा ज़ैल इंदराजात होंगे, नंबर, थाना, जिला, तारीख, वक्त, वक़ुआ,
वक्त की बड़ी अहमियत होती है। तारीख, वक्त, रिपोर्ट, मुस्तगीस, इत्तला दहिंदा का नाम और मुकम्मल पता, जुर्म की नौयत व माल मुकदमा वगैरह, जाए वक़्फ़ से थाने का फासला और सिमत, कार्रवाई पुलिस अगर कोई ताखीर हुई है तो उसकी वजह, थाना से रवानगी का वक्त और ताखीर, वाक़यात, फैक्ट्स। देखिए फैक्ट्स बड़े अहम होते हैं, क्रिमिनल केस में तो बहुत ज्यादा अहम होते हैं। जब फैक्ट्स डिटरमिन होते हैं तो फिर उन पर लॉ अप्लाई होता है ना। मुस्तगीज, इत्तला दहिंदा के दस्तखत, निशान अंगूठा, इब्तिदाई कार्रवाई पुलिस, तहरीर कुनिंदा के दस्तखत, संगीन जराइम की इब्तिदाई इत्तला की रिपोर्ट्स बिला ताखीर दर्ज करनी चाहिए और इसकी नकूल मुतल्लिका अफसरान के पास बिला ताखीर रवाना की जानी चाहिए। FIR इंतहाई एहतियात से तैयार की जानी चाहिए क्योंकि सारे मुकदमे का दारोमदार इसी FIR पर होता है। क्रिमिनल केस डाउट क्रिएट हो जाए, देखिए इस्तगासा नहीं, डाउट क्रिएट किए बगैर जुर्म को साबित करना है। जहां डाउट क्रिएट होगा मुजरिम को फायदा होगा। अक्सर मुकदमात में गलत तफ्तीश और गलत FIR की वजह से डाउट क्रिएट होता है और उसका फायदा मुलजिम को मिलता है, वो माशरे में आके फिर जुर्म करता है। FIR के हवाले से चंद आला अदालतों के फैसला जहां से इक्तसाबात मामले की वजाहत के लिए जरूरी है। इब्तिदाई रिपोर्ट महज एक दस्तावेज है जिसकी रूह से तफ्तीशी इदारे को हरकत में लाया जाता है। जरूरी नहीं कि इब्तिदाई रिपोर्ट में हर तरह की तफसील मौजूद हो। रिपोर्ट इब्तिदाई के लवाज़मात मदरजा ज़ैल हैं। ऐसी रिपोर्ट किसी काबिले दस्त अंदाजी की निस्बत होनी चाहिए। अगर ऐसी इत्तला पुलिस अफसर इंचार्ज थाना को दी गई है तो वो उसे कलमबंद करे या उसकी हिदायत के तहत कलमबंद की जाए। इस तरह कलमबंद किए जाने के बाद उसे इत्तला दहिंदा को पढ़कर सुनाया जाए। जैसे हमने तो आज तक इस तरह देखा नहीं है, कानून की रिक्वायरमेंट भारत है। इत्तला दहिंदा उस पर दस्तखत करे, उसका खुलासा अफसर इंचार्ज पुलिस स्टेशन मुकर्रर करदा फॉर्म में ऐसे रजिस्टर में दर्ज करे जो इस मकसद के लिए रखा गया है। इब्तिदाई रिपोर्ट कानून के तहत खिलाफवर्जी की इत्तला कोई भी शख्स दे सकता है। इत्तला दहिंदा वो शख्स होता है जो मुतासिर या ज़रर रसीदा हो या उसकी तरफ से कोई दूसरा शख्स। टेलीफोन या तार के जरिए इत्तला इब्तिदाई रिपोर्ट नहीं खिलाएगी क्योंकि ऐसी रिपोर्ट बिला दस्तखत होती है और ऐसी रिपोर्ट की वक़्त उस वक्त होती है जब पुलिस अफसर खुद जाए वक़्फ़ पर पहुंच जाए। इब्तिदाई रिपोर्ट किसी मुकदमे की बुनियादी शहादत शुमार नहीं किया जाता। रिपोर्ट इब्तिदाई को बुनियाद बनाकर किसी मुल्जिम को सजा याद नहीं किया जा सकता। जजमेंट है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमने देखा, आज के सब्जेक्ट में हमने बुनियादी कॉन्सेप्ट्स पढ़े CRPC के, और इन कॉन्सेप्ट्स को हमने समझा कि जुर्म क्या होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, कंप्लेनेंट क्या होता है, FIR क्या होती है। तो ये सारी चीजें आप जो टैक्स देते हैं उसकी सूरत में जो हुकूमत ने इदारे बनाए हैं तो इन कवानीन के तहत इन इदारों ने सर्व करना है। अगर इन कवानीन के तहत ये इदारे सर्व नहीं कर रहे तो हमारी पार्लियामेंट को सोचना चाहिए कि इन कवानीन में क्या ऐसी तरमीम लाई जाएं, इन कवानीन को कैसे ठीक किया जाए कि ये सर्व करने पर मजबूर हो जाए। क्योंकि पार्लियामेंट इज द मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन। पार्लियामेंट चाहे तो ये कवानीन जो है उसकी मर्जी से बने हैं, पार्लियामेंट चाहे तो इन कवानीन को तब्दील कर सकती है, पार्लियामेंट चाहे तो अदालत को जो इख्तियार दिया है उस हवाले से भी कवानीन बना सकती है, इंतजामिया के हवाले से भी कवानीन बना। हर इदारा जो है वो पार्लियामेंट ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके तहत पैदा हुआ। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये सब्जेक्ट देखा, इसमें हमने बुनियादी कंसेप्ट देखे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।